इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेजोनेंस का एप्लीकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर। प्लस आर माइनस आर को कुछ लोग प्लस एम एन माइनस एम भी कहते हैं, दोनों एक ही बात। इंडक्टिव और रेजोनेंस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए होंगे, उसे आपको अपनी आई होप अपनी बात क्लास हो गई कर देंगे। इंडक्टिव रेजोनेंस टाइम आपकी प्रैक्टिस कॉपी चेक कर लेंगे, लिखा कि नहीं लिखा होगा तो नहीं बोलोगे। आज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरी क्लास है कि नहीं? और इस तरह से आज की क्लास में छुट्टी हो जाएगा तो जो आपकी 6 असाइनमेंट दी गई है ना, वो आप पूरा कर सकते हैं। उनका आंसर भेजा गया कि नहीं? उनका आंसर भी दे दिया गया। देखो, दो तरह के कंजुगेटेड सिस्टम को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू स्प्लिट किया गया है। एक है नॉन साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर एनर्जी जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जितने ऑर्बिटल होंगे कंजुगेशन में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर, एक p ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल एक खाली वाला p ऑर्बिटल। इसमें केवल आप 3 लेवल ही बनाते, जितने उतने बनाएंगे। दूसरा था साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक कंजुगेटेड में स्टार्टिंग तो 1 से होगा, बट उसके बाद दो एनर्जी लेवल होंगे या दो ऑर्बिटल्स होंगी। इस तरह से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं। और 5 बनाना है तो 1 2 3 4 5 यहीं तक बनाएंगे। 6 बनाना है तो ऊपर एक रह जाएगा। जितनी जरूरत है उतना आप बना लेंगे। ये तो कंजुगेटेड सिस्टम के एनर्जी लेवल्स बताए गए थे प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम को साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, इसी को हमें एक्सप्लोर करना है। कंजुगेशन में पहला ऑर्बिटल ये 2 का, इस तरह से 2 का पेयर आप बनाते जाओ आगे। यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला नंबर ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला कंजुगेशन में अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस केस में अगर कंजुगेशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग अनपेयर्ड कितने होंगे? 0। अगर देखिए 3 पाई है तो अनपेयर्ड हो गए, तो 3 पाई वाला और नंबर वाला केस नहीं ले रहे। 2 पाई 4 पाई हो तो अब दोनों की एनर्जी इक्वल है, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो आपके पास
2 अनपेयर्ड आएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ये जो अनपेयर्ड था ये पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो फिर से 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो 0, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 सेट बन रहा है। पहला सेट 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, जिसमें 0 अनपेयर्ड है। दूसरा सेट बन रहा है 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, जिसमें नो अनपेयर्ड। इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं, 2 अलग अलग सेट बना लेते हैं। एक जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दूसरा जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लिखना देखिए, देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। आपके सिलेबस में हकल रूल है जिसके बेसिस पर एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, या फिर उसे हम कैसे लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे, तो वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये बातें लिखी जाती हैं। आपको ये एनर्जी लेवल या इस तरह से कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम। आपसे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पूछा जाएगा। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी रियली क्या है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहीं से मिलता है, इसलिए ये बात आपको बताई गई। देखो इन दोनों को हम लोग अलग कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है किसके लिए लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं और साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की बात होगी। इसमें केस 1 क्या क्या है, पहले हम लिख लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो ये लिखा जाएगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n को रखा 0, 1, 2, 3 तो फिर इसमें क्या मिलेगा, 0 अनपेयर्ड। क्या मिलेगा, 0। यही है, n = 0 रखो, पहला टर्म 1 रखो। ये बात समझ में आई ना, 4n + 2 पाई। दूसरा केस क्या बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n को रखा गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस केस में आपको मिलेगा 2 अनपेयर्ड। ये जो 0 अनपेयर्ड है इसी को कहते हैं एरोमेटिक, और ये 2 अनपेयर्ड है इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक।
ये आपका देखा जाए तो मोर स्टेबल होगा एंड डाया मैग्नेटिक होगा। ये आपका लेस स्टेबल या अनस्टेबल होगा एंड पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो उसका रीजन है, बताया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आते हैं। अगर हम नॉर्मल ओपन चेन से या फिर नॉन साइक्लिक सिस्टम से कंपेयर करें, पिछली क्लास में दिखाया भी गया होगा, तो थोड़ा सा एनर्जी गैप आता है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर जो पढ़ना है। आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़ना है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए रूल्स क्या है वो बता देते हैं। रूल यही है जो आपने लिखा है। जैसे एरोमेटिक किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन मॉलिक्यूल, दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए, तीसरा प्लेनर होना चाहिए। क्योंकि कंजुगेशन मीनिंगफुल तभी होता है जब p ऑर्बिटल ऐसे हो, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर ऐसे हो गए तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर कंजुगेशन मींस 1 सिग्मा के गैप पर भी है तो भी उनको पैरेलल होना पड़ेगा, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। अगर वो नॉन प्लेनर है तो फिर जो p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में नहीं आएंगे और फिर पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, साइक्लिक कंजुगेशन में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। अगर साइक्लिक कंजुगेशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको एंटी एरोमेटिक। ये हक्कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट उन्होंने कहां से दिया? फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं। जो भी रूल्स बनाया उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लाइन उनको कहां से मिली थी। उन्होंने कहा ये होना, अगर ये कंडीशन कोई भी मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा तो उसे एरोमेटिक कहेंगे और वो ज्यादा स्टेबल है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थियरी है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने कहा ये रूल है। रूल मीन्स मानना है। रूल का मीनिंग क्या होता है? जैसे रूल बन जाता है कि आपको गाड़ी 3 स्पीड में चलाना है, रूल के अगेंस्ट जाएंगे, मीन्स आपको मानना है। अगर आप अगेंस्ट जाते हैं तो क्राइम है या फिर जो भी कहीं पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी है वो रूल है और रूल के लिए लॉजिक नहीं दिया जाता। रूल तो रूल है, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया। पहचानना है तो ये रूल अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा एरोमेटिक। तो हेडिंग लिखो, second rule of aromaticity and anti-aromaticity दोनों के लिए एक ही साथ ही। वैसे रूल में कुछ लिखना नहीं है। साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर हो और कंजुगेशन इतना है तो एरोमेटिक, इतना है तो एंटी एरोमेटिक। ये जो आपने कंक्लूजन से ड्रॉ किया है उसी को आप रूल्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। समझ आ रहा है?
क्लास नहीं हुई, सब भूल गए। केमिस्ट्री का रिवीजन किया था कुछ, भूलना नहीं। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पीछे का सब भूल जाता है। फिजिकल में भूल जाओगे चलेगा, जैसे आप सॉल्यूशन भूल जाओगे कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका कोई रिलेशन नहीं। आप सॉल्यूशन नहीं पढ़ के आए तो भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 100% समझ आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स आपको 100% समझ आएगा। सॉलिड वो अलग है, किसी भी चैप्टर की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल के 4 चैप्टर 12th में है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, बस थोड़ा सा मोल मोलरिटी नॉर्मलिटी कुछ पता होना चाहिए, उससे काम हो जाता है। आयनिक में इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थोड़ा पीएच उसका आइडिया हो तो काम हो जाएगा, बेसिक आइडिया। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर भूल गए जीओसी तो फिर समझ नहीं आएगा। वैसे तो देखा जाए ऑर्गेनिक पूरा, ऑर्गेनिक में रियल सेंस के चैप्टर होता ही नहीं। ऑर्गेनिक में जो लेकी चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक। ठीक है, अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ेंगे, लेकिन अल्केन पढ़ने के लिए भी आपको पीछे की जरूरत होनी चाहिए। अल्केन के लिए भी थोड़ा सा स्टूडियो भी आना चाहिए। स्टूडियो में क्या आना चाहिए, रेशमिक किसको कहते हैं, मेसो किसको कहते हैं, रेशमिक पहचानना है, मेसो पहचानना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानना है, इतना तो आना चाहिए। सिस ट्रांस क्या होता है तो आना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रीवियस चैप्टर की। लेकिन अब किसी को ये नहीं पता ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जिनको नहीं पता होगा। मेसो कंपाउंड कितने बच्चों को पता है? अरे भूल गए या फिर भूल गए? मेसो की जरूरत पड़ेगी अल्केन में, अल्कीन में, रेशमिक की भी जरूरत पड़ेगी। डायस्टेरियोमर कहीं भी आ जाता है। तो जो बेसिक 4-5 डिफिनेशन है, डिफिनेशन की जरूरत पड़ती है लेकिन वो आपको आना चाहिए। फिलहाल ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है केवल इसीलिए क्योंकि पूरा जुड़ा हुआ है, सब कुछ आना चाहिए। ऑर्गेनिक में आएगा तो पूरा, नहीं तो फिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार अच्छे से कनेक्टिविटी बन गई तो आसान भी है। ऑर्गेनिक है तो आसान, लेकिन एक ही चैप्टर है और पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको मैनेज करने में परेशानी आती, समझने में परेशानी नहीं आती। समझ तो आ जाता है एक बार, फिर मैनेज करने में डिफिकल्टी है। उसका भी कुछ काम किया जाएगा। असाइनमेंट आपको इधर तो नहीं बनाया, नहीं कुछ नहीं, 6 असाइनमेंट हो चुका आपके लिए। तो नहीं, अल्केन का बनाना है। दूसरे मैसेज में अल्केन कहेंगे चल रहा है, खत्म हो रहा है। अल्कीन है, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, 4 चैप्टर है, तब जाके हमारा ए लेवल खत्म। तो ये साइड से ऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, तो कम से कम तो उसको पढ़ रहे हैं 12th का। अदरवाइज ये जो क्लास चल रही है तो 11th चल रहा है। और मुझे लगता है 15 जून तक 11th चलेगा, फिर 12th शुरू होगा। और एक और हो सकता है आपका सिलेबस केमिस्ट्री का हो सकता है क्या हो ही जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल पक्का बढ़ जाएगा। और आउटकम ये होगा कि जो कट ऑफ आपका मान लीजिए 40% ज्यादा था तो वो 35% हो गया। सिलेबस रिड्यूस होगा लेकिन कट ऑफ भी रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने से ही सारी प्रॉब्लम है। जैसे नीट का कट ऑफ कुछ होता ही नहीं, मतलब समझ नहीं आता, सब पूरा करके आ जाते हैं। लेकिन मेंस में भी लोग बच्चे पूरे करके आ जाते हैं, एडवांस में कुछ नहीं करते। तो चलो इनके लिए कंडीशन लिख लेते हैं। पहला है मॉलिक्यूल और आयन cyclic linear and
completely conjugated molecule or ion should be cyclic, planar or completely conjugated. दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? एक मॉलिक्यूल और आयन contains molecule or ion contains 4n plus 2 pi completely delocalized if molecule or ion contains 4n plus 2 completely cyclic delocalized electron. Then molecule or ion will be arrow. दूसरा, if it contains 4n5 cyclic completely delocalized electron, then it will be anti-aromatic. ठीक है? Delocalized cyclic delocalized. जो रेजोनेंस delocalized रेजोनेंस वाले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये आपका साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर की नहीं देखना है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, और कंजुगेशन में कितने हैं? 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड को हम मानते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को माना जाता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, इसको माना जाता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज विदाउट लोन पेयर, इसको 0 पाई मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज, इसको 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। दूसरा, ये भी है
साइक्लिक है, प्लेनर है, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। electron anti-aromatic. This one is anti-aromatic. बात ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी एरोमेटिक को हम अनस्टेबल की, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड इतना अनस्टेबल है या इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो एंटी एरोमेटिसिटी से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है या फिर उसकी एनर्जी का इंक्रीमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। एरोमेटिक स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है। वैसे हम लोग स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉर्मल रेजोनेटिंग सिस्टम और सबसे कम एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अभी यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचानेंगे। क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई, नोट कर लो।
हो गया। देखो कैसे पहचानेंगे, पहला साइक्लिक तो है बट कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, इसलिए इसे नॉन एरोमेटिक। ये साइक्लिक है और कंप्लीट कंजुगेशन भी है, इसमें 2 पाई और यहाँ 0 पाई, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंजुगेशन में आ रहे हैं और ये केस बनता है एरोमेटिक का। ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोड पेयर, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन लोड पेयर के साथ रहे। टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन एनटीआर में। ये साइक्लिक तो है बट कंजुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दिस वन इज आल्सो साइक्लिक बट नॉट कंजुगेटेड, तो ये नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर साइक्लिक है और कंप्लीट कंजुगेशन भी है, 2 पाई 0 पाई 0 पाई, ये आपका हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई। एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो भी कंजुगेशन में केवल एक ही लोन पेयर यूज होगा, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कई बार आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। ये जो सर्कल बना दिया जाता है, इसका मीनिंग है साइक्लिक कंजुगेशन। अब जैसे इसके स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, आपको 2 प्लस चार्ज रखना है और सिस्टम को पूरी तरह से एरोमेटिक बनाना है, क्या करना पड़ेगा? तो 2 प्लस रखना है और जितने पाई बॉन्ड चाहिए आप यूज कर लो, वो अंडरस्टूड है। जितने पाई बॉन्ड से कंप्लीट कंजुगेशन आ जाए तो उस तरह से आप उसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट,
कौन सा? हाँ, कितने भी लोन पेयर हो कंजुगेशन में देखिए लोन पेयर आएगा क्योंकि एक के साथ बॉन्ड बनेगा। और अगर देखा जाए तो 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। मान लीजिए इधर पीएक्स है तो उधर का पीएक्स में केवल एक ही होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा एक ही के बीच बनेगा। लोन पेयर कितने भी हो ऑलवेज एक ही यूज होगा। कौन सा? 5 में ये 2 का गैप हो गया तो कंजुगेशन इनकम्प्लीट। कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, साइक्लिक ना हो, प्लेनर ना हो, कोई भी एक, तो वो नॉन एरोमेटिक है। हुआ तो 9 क्या होगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई कंजुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। इसमें कितने हैं? ध्यान रखना 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर ध्यान रखना अगर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो लोन पेयर नहीं लेते। क्यों? पाई बॉन्ड है, इसका मीनिंग है पी ऑर्बिटल तो पहले से पैरेलल है। पाई बॉन्ड है तो पी ऑर्बिटल सामने सामने होगा, तो लोन पेयर उसके प्लेन में नहीं होगा। लोन पेयर को प्लेन में आना होगा तब वो पाई बॉन्ड बना पाएगा, और पाई बॉन्ड पहले से है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का कंजुगेशन में बन रहा हो
तो उस केस में आप केवल पाई बॉन्ड का कंजुगेशन कंसीडर करेंगे। पाई बॉन्ड कंजुगेशन के साथ साथ पाई बॉन्ड लोन पेयर की भी सिचुएशन हो तो आप ओनली पाई बॉन्ड का कंजुगेशन कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मींस रेजोनेंस में है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं नॉन रीलोकलाइज्ड, या फिर सिंपली कहिए लोकलाइज्ड है। ये नहीं, इसका ये रेजोनेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इसके साथ ये बेंजीन वाला सिचुएशन है, तो लोन पेयर कंजुगेशन में यूज नहीं हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पर किस पर लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है, किस पर है, क्योंकि ये तो डीलोकलाइज हो गया, यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है। समझ आई? ये पूछा गया यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगी उसका लोन पेयर डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा और ज्यादा अच्छा बेस होगा। लुईस बेस लोन पेयर डोनर होगा, ये ज्यादा अच्छा लुईस बेस है एज कंपेयर टू दिस वन। फिलहाल ये लुईस बेस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया दिखेगा ही पूरी तरह से डीलोकलाइज। और इसका जो लोन पेयर है इसको बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड हटा के डीलोकलाइजेशन दिखा दिया, लोन पेयर बचा हुआ है और यहाँ पर लोन पेयर नहीं रह गया। ये बात समझ आई? तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड इन दोनों में कंपटीशन हो जाए, किसको कंजुगेशन में आना है। पाई बॉन्ड कंजुगेशन को प्रेफरेंस देंगे ऊपर पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। लाइन लिखना होगा, आपको कहीं लिख लेना, भूल मत जाना। अपनी लैंग्वेज देखो, पाई बॉन्ड कंजुगेशन प्रेफर्ड ओवर पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। देखो ये सब बातें भी कहीं आपको लिख लेनी चाहिए, जो लगे कि आगे चल के भूल जाएंगे। वैसे नॉर्मल सी बात है, आगे तो बार बार यूज होता रहेगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज मींस क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्यों? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाता है, ध्यान से सुनो, कार्बन पर प्लस रखोगे तो बोरोन बन जाता है 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरोन होता है ना 3 बॉन्ड, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर C, यहाँ भी P, यहाँ भी P, वैकेंट होगा, इन दोनों में P वैकेंट। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, कितने पाई, देखिए इससे तो p ऑर्बिटल के आने से कंजुगेशन हो गया। कंजुगेशन तभी होगा जब वहां पर ऑर्बिटल हो, चाहे भरा ऑर्बिटल हो चाहे खाली ऑर्बिटल हो, मींस या तो उसमें लोन पेयर हो या तो पाई बॉन्ड हो, मींस कुछ ना कुछ हो। ये कंजुगेशन है और कंजुगेशन में कितने यहाँ पर देखोगे बहुत सारे लोन पेयर है लेकिन कोई भी डीलोकलाइज, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, तो नो लोन पेयर। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, सब लोकलाइज्ड है, नॉन डीलोकलाइज्ड। यहाँ पर ये सब डीलोकलाइज्ड है, ये पी बोरोन है खाली ऑर्बिटल। कितने बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसमें कितने हुए, ये नॉन एरोमेटिक होगा नहीं, नॉन एरोमेटिक तो तब होता जब साइक्लिक कंजुगेशन, क्या इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है, एक भी रिंग अगर आपको मिल गई ओके ना, साइक्लिक कंजुगेशन है, तो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये नहीं लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, ये साइक्लिक कंजुगेशन है, कितने का, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बना, एक भी रिंग बन जाए या, देखिए ये जो रूल है वो मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए है, मींस लूप एक ही बनना चाहिए, लूप एक ही बनना चाहिए।
अगर एक क्लोज लूप बन गया, जैसे इसमें बन गया, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ होता तो इसके साथ बना लेते। अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ से शुरू किया, एक ही लूप बन रहा है, 2 लूप नहीं बना। कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसमें एक क्लोज लूप बना 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक। इसमें एक क्लोज लूप बना 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, क्या हुआ? एरोमेटिक। यहाँ पर देखो, ये एक लूप बन रहा है, कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अरे कुछ समझ आया? अभी और लिखो। 19 में क्या है? अरे एक लूप बन गया। साइक्लिक कंजुगेशन में है क्या? रिंग के अंदर होना चाहिए ना। लेते हमेशा वही इलेक्ट्रॉन है जो रिंग में हो। क्यों? साइक्लिक कंजुगेशन है कि नहीं? अभी ये बनाया था ना भाई, ठीक है? उसी को हमने रिंग के फॉर्म में दिखा दिया। लोन पे नहीं यूज हो रहा है, तो लोन पेयर को हमने काउंट पे नहीं किया। नेक्स्ट ये अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वो इसका है और ये वो इसका है।
पहले तो इस सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करेंगे, ये पोलराइज हो जाता है बॉन्ड। अब पोलराइज होगा तो किस पर प्लस रखेंगे, किस पर माइनस, ऐसे होता है, इस पर रखा जाएगा माइनस, इस पर रखा जाएगा प्लस, और एरोमेटिक सिस्टम ये बन गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक। जब भी क्योंकि यहाँ की जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें ये 2 p ऑर्बिटल यूज तो हो रहे हैं, p ऑर्बिटल तो इसके में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर है इसलिए काउंट नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एग्जैक्ट सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कितने हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, सिमिलरली यहाँ भी इसको माइनस बना देंगे, इसको प्लस, और ये कितने हो जाएंगे 6 पाई मीन्स एरोमेटिक। नेक्स्ट में देखिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, कितने हो गए, कंजुगेशन पूरा 6 हो गए एरोमेटिक। नेक्स्ट ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक बट होता है नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक, इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। क्यों हो जाता है, एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए। तो क्या पीछे वाले मॉलिक्यूल क्यों नहीं हो पा रहे थे, देखिए जब तक रिंग साइज 6 कार्बन से ज्यादा नहीं होगी तब तक उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने को फोल्ड कर सके। यहाँ पर 8 कार्बन है तो इसमें सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा दाएं बाएं कर सकता है, मीन्स ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए नॉन प्लेनरिटी अचीव कर सकता है। ये कैसे बन जाता है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है। ऐसे बनेगा टफ टाइप का स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर बना क्यों, एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी अनस्टेबल फिर मॉलिक्यूल के पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए ये अपने को मॉडिफाई कर लेता है। ये क्या होगा, दिस वन इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक होता, फिर ये नॉन क्यों हो गया, ये नॉन एरोमेटिक नहीं होना चाह रहा था लेकिन एरोमेटिक बन नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बॉन्ड है, हाइड्रोजन हटा दो तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, जोड़ दोगी हाइड्रोजन ताकि जोड़ दो, पीछे स्ट्रक्चर है इसका, ये आपका 16 वही है, यहाँ हटा दो बन जाएगा। तो इस हाइड्रोजन के होने से क्या होता है, एक बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, दूसरा बॉन्ड थोड़ा सा नीचे, और अल्टीमेटली नॉन प्लेनर। इसको स्ट्रक्चर को लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक बॉन्ड ये थोड़ा सा नीचे हो गया और एक बॉन्ड थोड़ा सा एक ऊपर चला गया, दूसरा नीचे चला गया। नीचे जाने से फिर ऊपर जाने से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉन प्लेनर हुआ और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो रिपल्सन था उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसको प्लेन में नहीं आने दे रहे। ये क्या है, लोन पेयर है, दिस वन इज आल्सो नॉन एरोमेटिक। क्यों, यही 3 एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक। ये वैसे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल, तो अगर रिंग साइज सफिशिएंट है तो वो अपने आप को जितने भी बड़े रिंग वाले हैं सब जो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है सब नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। जितने भी बड़ी रिंग वाले केसेस हैं सब नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक ज्यादा अनस्टेबल है, तो उससे बचने के लिए वो अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और नॉन प्लेनर मोड में चले जाते हैं।
ये नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ऐसे कह सकते हो ये थोड़ा सा बाहर निकला, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही है, ये स्ट्रक्चर ऐसे प्लेन में है, ये थोड़ा सा बाहर आ जाता। अपने को बाहर आने से क्या हुआ, प्लेनरिटी ब्रेक हो गई, तो पी ऑर्बिटल जो पहले ऐसे थे वो थोड़ा सा टेढ़े हो गए, कंजुगेशन की वजह से टूट गया और सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया। ये दो केस हैं जो अपने आप को एंटी एरोमेटिसिटी से बचाने के लिए ले जाते हैं, ये तो मजबूरी में फंस गया, ऑप्शन ही नहीं था इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन हटा दो और दोनों को जोड़ दो, तब फिर ये प्लेनर हो जाएगा और एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है एरोमेटिक, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 एग्जाम्पल है जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, इसमें से 2 केस तो एंटी एरोमेटिक वाले हैं, तो एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए उस मोड में जाते हैं, और एक है एरोमेटिक लेकिन वहां पर हाइड्रोजन का रिपल्सन था जिससे कि वो नॉन एरोमेटिक बन गया। रिपल्सन से बचने के लिए बॉन्ड थोड़े से ऊपर नीचे हुए और नॉन प्लेनर मोड में चला गया। समझ आया? कितने बच्चों को समझ आ गया है? हाँ जी, तुम्हें आया कि नहीं? खड़े रहो, तुम्हारे पीछे, तुम नहीं, तुम्हारे पीछे। हाँ आ गया। कैसे इसमें समझ में आया है? कितने एग्जाम्पल कराए गए? इतना एग्जाम्पल करने के बाद भी अगर नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। इतने एग्जाम्पल के बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो फिर कितने एग्जाम्पल पर समझ आए? फिर आज इतने एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप इन सभी को रिपीट भी बहुत सारे होंगे क्लियर करोगे तो अपने आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानना आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? होगा 26 तो नॉन प्लेनर, तो आपको याद रखना है, रीजन भी बता दिया। हाइड्रोजन है, अब दोनों हाइड्रोजन सामने सामने आ गए, अब इसमें बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, रिपल्सन से बचने के लिए वो अपने बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता है। डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? एक बॉन्ड नीचे चला जाए, जैसे पहले सामने सामने थे ऐसे थे दोनों बॉन्ड। अब बचने के लिए एक बॉन्ड नीचे चला जाए और एक बॉन्ड ऊपर चला जाए, अपने आप एक नीचे आ जाए और एक ऊपर आ जाए, तो अपने आप इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और लेकिन ऐसा किया तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर हुआ नॉन एरोमेटिक। और कुछ 27 तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कोई भी रिंग जो 6 से ज्यादा कार्बन की है वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है अगर वो नॉन प्लेनर नहीं होता। अगर ये नॉन प्लेनर नहीं है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए नॉन प्लेनर होता है।
एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है। लेकिन जो बोल रहे 6 से ज्यादा कार्बन का, 6 से ज्यादा कार्बन की रिंग है, 7, 8, 9, 10 कोई भी रिंग है, तो अगर वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है, याद रखना एक ही रिंग होना चाहिए, ये नहीं कि 2 रिंग हो, एक 5 कार्बन की 4 कार्बन की अलग से हो, नहीं, ये तो 9 कार्बन हो गए, वो है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक सिंगल रिंग में अगर 6 से ज्यादा कार्बन है और वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो पक्का एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक मोड में चला जाएगा। 24 में क्या है देखिए, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, पी ऑर्बिटल खाली है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इस स्ट्रक्चर को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन को ऐसे कोऑर्डिनेट बना देगा, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बॉन्ड बन जाता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन भी होते हैं। हो गया। अब हम लोग कुछ रिएक्शन, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी को यूज करते हुए रिएक्शंस को कैसे लिखा जाए। Reaction based on aromaticity and anti-aromaticity. Reaction based on aromaticity and anti-aromaticity. Based on aromaticity and anti-aromaticity. देखिए, सब्सट्रेट प्लस रिएजेंट बन गया एरोमेटिक प्रोडक्ट। ऐसे केसेस में रिएक्शन पॉसिबल होगा, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन विक्रिया कर। दूसरा, सब्सट्रेट प्लस रिएजेंट, ये बना एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। अगर हम स्टेबिलिटी पैटर्न देखें, क्या होता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंजुगेटेड सिस्टम, और सबसे कम होगा एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहां देखें स्टेबिलिटी का पहला ऑर्डर, जैसे ये ज्यादा स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है, और ये सबसे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। इसी तरीके से ये सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये सिस्टम, और सबसे कम स्टेबल होगा
ये सिस्टम, ये हुआ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जनरल आइडिया था स्टेबिलिटी का। एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। अब क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग एजेंट का एक्शन देख लेते हैं। इस एजेंट का क्या एक्शन होता है। हर एजेंट का एक्शन डिफाइन होता है। जैसे एसिड क्या करेगा, H+ देगा या फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेट कर देगा, उसको H+ जोड़ देगा। कहीं लोन पेयर है तो वहां पर आप H+ जोड़ सकते हैं, या कहीं OH- है तो उसे निकाल देंगे, निकाल के वाटर बना देगा। एसिड का अल्टीमेट जो वर्क है वो है H+। एसिड मींस H+ और H+ से जो पॉसिबिलिटी हो सकती है आप कीजिए। यहाँ पर हम कुछ रिएजेंट का एक्शन लिख रहे हैं। एक्शन ऑफ रिएजेंट, पहला H2SO4, HClO4, HBr, H3PO4 या सिंपली कहें H+। These are considered as strong acid। क्या करेंगे, ये सभी H+ डोनर है, OH- एक्सेप्टर है, या फिर लोन पेयर एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या कर सकते हैं, जैसे
अगर कोई सिस्टम है ऐसे OH है तो इसमें से कुछ भी यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये इसका लोन पेयर लेगा तो इस तरह से पोलराइज हो जाएगा प्लस एंड H2O, इसे कहते हैं OH माइनस डोनर। तो बच्चों को बात समझ में आई? H प्लस इसको क्या चाहिए, हाँ ये H प्लस कहाँ से आया होगा, H2SO4 से आया होगा, या कोई भी एसिड हो सकता है। इसने इससे क्या लिया, OH माइनस। ये वैसे हुआ क्या, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो इसको ऐसे समझ लो, पहले क्या बन गया OH2 प्लस। समझ में आया? वाटर जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं ग्रुप लिविंग ग्रुप, अपने आप लिख करते हैं। ये अपने आप यहाँ से बाहर होगा, ये प्लस बना और ये, समझ आया? अच्छा दूसरा, जैसे मान लीजिए ये केस हो डबल बॉन्ड O है, एसिड यूज किया, ये क्या करेगा, फिर से लोन पेयर देगा, क्या बन जाएगा OH प्लस प्लस आएगा तो ये अपना लोन पेयर में आप इस पाई बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, और इससे क्या बन जाएगा OH प्लस। देखा जाए तो वही काम हुआ, वहां पर H2 बाहर गया था, यहाँ OH, दो बॉन्ड है, देखो एसिड क्या करेगा, या तो वैसे तो लोन पेयर को प्रोटोनेट करता है, प्रोटोनेट होने के बाद उस पर प्लस आएगा, उस प्लस का को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, फिर जो बनता है उसके बेसिस पर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बच्चों को समझ में आया? नहीं आया? एसिड H प्लस, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये लोन पेयर लेगा तो क्या बन जाएगा OH प्लस। प्लस आने से इसकी इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस, माइनस प्लस ये हो गया न्यूट्रल, OH बना। इस केस में भी वही सिचुएशन, ऑक्सीजन में प्लस आया तो वो पेयर को लेके बाहर जाए। दूसरा ये है हाइलाइड आयन एक्सेप्टर, हाइलाइड मींस ClClI, हाइलाइड आयन एक्सेप्टर। नहीं, एसिड से आया, कोई भी एसिड लीजिए, H2SO4 लीजिए, CO4 लीजिए, Cr लीजिए, H3PO4 लीजिए, सभी से H प्लस निकलेगा, या फिर किसी को हमने लिखा है और करके H प्लस। हाइलाइड आयन क्या करता है, एक्चुअली AgCl, AgBr इन सभी का प्रेसिपिटेट आता है, इसलिए ये हैलाइड आयन को रिमूव कर देता है। कहीं भी हैलाइड आयन हो, मान लो Cl है, AgNO3 से रिएक्ट कराओ, क्या हो जाएगा, AgCl बाहर निकल गया, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस। हाँ ये प्लस बना, उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं, ये अलग बात है, बट जस्ट समझने के लिए किसका काम क्या है, क्या करता है। ये रिएक्शन नहीं लिखा जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि ये कर क्या रहा है, फॉर्मेट। रिएक्शन तो थोड़ी बाद में आएगी, एरोमेटिक एंटीएरोमेटिक क्या बनता है। तीसरा लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन
डोनर। क्यों? सीधी सी बात है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जैसे कोई बॉन्ड है, ये किस टाइप का एक्शन करता है, यहाँ पर तो सोडियम, यहां से 2 सोडियम यूज होंगे, ध्यान रखना, यहाँ 2 सोडियम चाहिए होगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसका सोडियम को बोलते हैं रेडिकल। ये बेसिकली बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या बनेगा, माइनस बनेगा। सोडियम क्या करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन डोनर है, सोडियम रेडिकल है, और रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड का होमोलाइसिस होता है, आयन की प्रेजेंस में हेटेरोलाइसिस होता है। जैसे H+ के साथ रिएक्शन करा रहे तो पूरा बॉन्ड टूटेगा, कोई भी आयन है वहां हेटेरोलाइसिस, और रेडिकल है तो होमोलाइसिस। इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, लिखने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम, एक ये इसको देगा और एक ये इसको देगा, ये 2 दिए, इनको अपना अपना मिल गया। इस तरह से इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस आ जाएगा, प्लस 2Na प्लस आ जाएगा, ये इसी के साथ Na प्लस जोड़ देंगे। समझ आया कि नहीं? सोडियम सोडियम प्लस में जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को तो देके जाएगा। अब 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 2 माइनस आया। अच्छा, ये बॉन्ड पोलराइज क्यों किया? ऐसे नहीं दे सकता था, ये यहाँ पर ऑर्बिटल खाली नहीं है, जब पोलराइज कर दोगे तो इसके पास एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और एक p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड होगा, तो सोडियम अपना दूसरा दे देगा। ये अगर ये पोलराइज ना हो, जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल इसका खाली, एक इसका खाली हो जाएगा, अब सोडियम दे पाएगा, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए पोलराइजेशन होता है। कितने बच्चों को समझ में आया? पहले होमोलाइसिस हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रखने की जगह तो नहीं चाहिए, वैसे तो साइमल्टेनियस होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा ये वैसे वैसे बॉन्ड भी ब्रेक होगा। क्योंकि कार्बन, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर CH है, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, या इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या करेगा, पहले बॉन्ड पोलराइज होगा, तो अब एक p ऑर्बिटल खाली हो गया। खाली क्या हुआ, आधा खाली है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और रख सकते हैं, तो सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ आया तो ये भी पेयर हो गया, यहाँ आया तो ये भी पेयर हो गया, माइनस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा सा परेशानी इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे आइडिया मिलेगा। बोलो कौन सा केस? NGCl। मैं तो आपको जस्ट बॉन्ड बता रहा हूँ कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कैसे फॉर्म होगा। क्या फ्री रेडिकल जब भी अटैक करेगा सोडियम तो डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड पर ही करेगा। ऐसे सिंगल बॉन्ड पर भी कर सकता है, सिंगल बॉन्ड पे करेगा 2 बॉन्ड पे टूट जाएगा, बट होगा होमोलाइसिस। जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देके, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन माइनस के साथ अलग हो जाएगा, कार्बन परमानेंट रह जाएगा। 2 यूज हुए 2 माइनस आएगा, एक यूज हुआ तो एक ही माइनस आएगा। नेक्स्ट है
HNCl3 HbCl5 FeCl3, ये सभी है लुईस एसिड। लुईस एसिड का मीनिंग है लोन पेयर एक्सेप्टर। इसको हम बोलते हैं हैलाइड आयन एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि हैलाइड का मीनिंग होता है लोन। हैलाइड माइनस है, अगर उसके साथ जुड़ रहा है तो लोन पेयर के साथ जा रहा है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl है, इसका रिएक्शन आपने FeCl3 से कराया, क्या होगा? ये इसका लोन पेयर लेके जाएगा, लोन पेयर ले जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बन जाएगा CH3 CH2 प्लस और ये हो जाएगा FeCl4 माइनस, FeCl4 माइनस। नेक्स्ट NaH KH CH2 RLI, ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कहीं से भी ये क्या करेंगे H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्राइड आयन या फिर लिथियम मेटल के साथ जुड़ा हो सीधे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। RLI कितना स्ट्रॉन्ग है? RLI और NaOH में RLI का रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराए तो ध्यान से NaOH को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर RLI के साथ कराओगे तो ये एसिड बन जाएगा और NaOH क्या होगा RLI के रिस्पेक्ट में? स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ RLI कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कि NaOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है RLI के कांटेक्ट में आकर। क्यों बन गया? क्योंकि कुछ भी हो, हाइड्रोजन पर तो है थोड़ा सा प्लस ही, ये जो थोड़ा सा प्लस है ये सफिशिएंट है इसको एसिड बनाने के लिए। मीनिंग केवल ये था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, कहीं से भी प्रोटॉन निकाल सकते हैं, कहीं से भी प्रोटॉन अटैच कर सकते हैं। यहाँ हमने ऊपर रिएक्शन नहीं बताया लिखना, हमने रिएजेंट का एक्शन बताया है कि वो लोन पेयर ले रहा है, Cl माइनस ले रहा है। अगर ऐसा करता तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन नहीं है, वो तो आगे भी डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो होगा कि नहीं होगा। रिएक्शन तभी होगा जब एरोमेटिक बनेगा, अगर एंटी एरोमेटिक बना तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर नॉन एरोमेटिक बना तो रिएक्शन होगा कि नहीं पता नहीं। कुछ केस में होता भी है, कुछ केस में नहीं होता है, वो अभी आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, उसका टाइम आगे है, यहाँ पर वो नहीं बताया जा सकता। हाँ, अभी आप केवल उन्हीं रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक बनेगी। हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो गया ना पूरा, केवल एरोमेटिसिटी बचा है। देखो, इसे यूज करते हुए हम रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए समझते हैं। ध्यान रखना, रिएक्शन का प्रोडक्ट बना देना पहले जैसे से बनाया, उसके बाद सोचना कि बनाना है कि नहीं। ये हमने आपको प्रोडक्ट लिखना सिखाया, ये बनेगा,
अब वो रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं ये डिसाइड करेंगे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बेसिस पर। अगर एरोमेटिक बन रहा है तो फिजिबल होगा, एंटी एरोमेटिक बन रहा है और नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो पता नहीं। नॉन एरोमेटिक के केस में नो मींस कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, पता नहीं क्या होगा, नॉट होगा। ठीक है, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन complete the given reaction with possible product. Complete the given reaction with possible product. दो मोल SpCl5 का
तो रिएक्शन होगा जो लिखा हो, रिएक्शन होगा नहीं पता नहीं, लेकिन अगर रिएक्शन कराते तो उस टाइप का एक्शन होता है। जैसे पहला केस है AlCl3 क्या करता है, लुईस एसिड है, ये अपना इसका लोन पेयर लेगा ऐसे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बेसिकली यहाँ पर प्लस आएगा और ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ा तो AlCl4 माइनस, ये बनेगा, ये लिखेंगे ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में AlCl4 माइनस, जैसे इसे लिखते हैं Cl माइनस। अब ये रिएक्शन होगा, ये तो हमने बना दिया, रिएक्शन होगा कि नहीं, ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, इसलिए ये रिएक्शन ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आया? अब इस तरह से इन सभी को पूरा करो, क्या होना AlCl3 के हमने क्या लिखा था, लुईस एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा या फिर Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर ये अपना लोन पेयर इसको देगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब ये लोन पेयर अपना देगा तो बनेगा क्या, अपना लोन पेयर देगा तो ये बन जाएगा AlCl3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव बॉन्ड मिलता है, तो जो डोनेट करता है उस पर प्लस, जो एक्सेप्ट करता है उस पर ये प्लस है, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड को तोड़ोगे तो Cl पर माइनस न्यूट्रल हो गए, तो AlCl4 और एल्युमिनियम पर माइनस रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। SiO4 में क्या होगा, SiO4 का मीनिंग, इसका मीनिंग होता है H प्लस प्लस ClO4 माइनस। हुआ तो अब ये क्या करेगा, प्लस को देगा और ये बॉन्ड सुनना है कि नहीं, या फिर इसको अब ऐसे लिखो OH2 प्लस वाटर निकाल दो, या सीधी सी बात है ये रोल पेयर देगा तो ये बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा, फिर या आप ऐसे समझो कि यहाँ प्लस और यहाँ OH माइनस बनाया, OH माइनस प्लस के साथ एक करके वाटर और यहाँ प्लस रह गया, तो प्रोडक्ट क्या लिख रहे हैं, ये प्लस लिखा गया और ClO4 माइनस H2O, ClO4 का जो प्लस पार्ट होगा इस पार्ट को कितने बच्चों को समझ में आया, सबको नहीं आ रहा है, कितना बताने के बाद आएगा अभी, इसलिए पहले हमने आपको एक बता दिया था पैटर्न, रिएक्शन कैसे लिखना है, जब भी लोन पेयर देगा तो बॉन्ड को तोड़ देना, तो ये अगर इसको लोन पेयर दिया तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा, सिंगल है तो जीरो हो जाएगा, कुछ भी करोगे ब्रेक करोगे तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, डबल बॉन्ड। अब जैसे इस केस में ट्राई करो, AgNO3 क्या करता है, Cl माइनस निकालेगा, तो Cl माइनस यहाँ से निकाल दो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और Cl माइनस किसके साथ जुड़ेगा, Ag प्लस के साथ, यहाँ से क्या होना है, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर
क्या बनेगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये NO3 माइनस प्लस। अच्छा, इसके बारे में तो बताया नहीं, रिएक्शन होगा कि नहीं? ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक, इसलिए ये बनेगा ही नहीं। ये हमने आपको तरीका बताया बनाना क्या है, बना लिया, लेकिन वो बनेगा कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें ये क्या है? एरोमेटिक है, ये रिएक्शन होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या फोल्ड क्यों करेगा? जब वो पहले से ही नॉन एरोमेटिक है तो रिएक्शन करके एंटी एरोमेटिक में क्यों जाएगा? हाँ, अगर वो एंटी एरोमेटिक होता तब फिर सोचता कुछ, इसलिए तो रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट लिखा 4 का, कितने वजन लिखा? पहले तो प्रोडक्ट लिखना सीखो, बनेगा क्या, फिर उसके बाद सोचेंगे कि उसको लिखना है कि नहीं। तो H2SO4 का काम क्या है? H प्लस है HSO4 माइनस, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अपना लोड देगा तो एक बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, एक ही बॉन्ड पोलराइज होगा, ये OH बन जाएगा और यहाँ जाएगा। और ये समझ में आया कि नहीं? ये लिखा है, कितने बच्चों ने लिखा है? देखो बात तो, और इसका जो काउंटर पार्ट है वो है HSO4 माइनस। अब ये क्या बन गया? इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, KH क्या करता है? H प्लस निकालेगा। ध्यान रखना, ये है K प्लस और H माइनस, ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस H माइनस हाइड्राइड है। यहाँ से क्या करेगा? H प्लस निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन लेके निकालेगा, ये बन जाता है H प्लस H माइनस का रिएक्शन। यहाँ से H प्लस निकाला है, इस पर माइनस आ जाएगा और H प्लस और H माइनस जुड़ के H2। देखिए क्या बना, C पर एक H रहा और एक माइनस, और दूसरा K प्लस है H2। ये क्या है? एरोमेटिक। देखिए एक्शन फिक्स है, जहां भी KH मिलेगा वो H प्लस ही निकालेगा, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं करेगा। सभी का एक्शन फिक्स है। अब इसका जरा रिएक्शन कराओ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे 2 कार्बन को। अब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका बॉन्ड क्या होगा? सबसे पहले इस बॉन्ड को पोलराइज कर दो। सबसे पहले तो आप इसको ना यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन देके जो बन रहा है बनाओ, तुम बनाओ। अरे कुछ समझ आया इतना बताने के बाद? कितने बच्चों को समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ा काम है रिएक्शन लिखना सीखना। धीरे धीरे जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे कुछ तो समझ में आने लगा क्लोराइजेशन ऐसे करना है, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है। हर रिएजेंट का एक्शन फिक्स है, जैसे हमारा एक्शन फिक्स है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, डिफाइन है। अब जैसे
अभी हम सिविल सर्विस क्लास में आपको कभी भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मैथ पढ़ाएंगे। उसी तरह से रिएजेंट का भी रिएक्शन फिक्स है। अब KH है उसका काम ही है H प्लस को निकालना। H2SO4 है, एसिड है, वो H प्लस देगा या वो H माइनस निकालेगा। AgNO3 जहां भी लगाओगे वो AgCl, AgBr, AgI को प्रेसिपिटेट करेगा। अगर नहीं मिलता तो नो रिएक्शन। अब मान लीजिए मुझे आप भेज दो केमिस्ट्री की क्लास में, तो वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नो एक्शन। क्या कहूँगा? जीरो एक्शन होगा ना। कोई आउटपुट आएगा क्या उसका? समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। हर रिएजेंट का एक्शन डिफाइन है। हाँ, आपको ये पता रखना पड़ेगा। अब आप ये पूछो H2SO4 को एसिड क्यों कहते हैं? अब वो एक लंबी दूसरी कहानी क्यों कहते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। उसको एसिड क्यों कहते हैं? उसको कहते हैं फिलहाल आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे रिएजेंट के बारे में आप ना जानते हो। तो सभी का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिफाइन, वो फिक्स है। जब भी वो यूज होगा उसी रेफरेंस में यूज होगा। जैसे KH है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका काम ही है H प्लस रिमूव करना। अब ये क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली क्या बनाओगे? यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखेंगे? Na प्लस। इसका जैसे ना CaCl2 होता है, या फिर दो निगेटिव वैलेंसी है, क्या बन जाएगा? ये क्या हुआ? एंटी नो एरोमेटिक, इसलिए रिएक्शन हो गया। काम करो, इसे बनाओ। अरे एक बात तो आप तो खुद से लिख लो सही सही। HCl5 का है, एक मोल एक निकालेगा, दो मोल दो सी, दोनों Cl निकाल दो, क्या बनेगा? SbCl6, दो मॉलिक्यूल, दो मोल। और Cl माइनस निकालोगे तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो बनेगा क्या? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो ये बन जाएगा, ये प्लस हुआ और SbCl6 इसका चॉइस कर दूंगी। क्या है? एरोमेटिक, इसलिए ये रिएक्शन। आई होप कुछ तो बात समझ आ गई, पैटर्न समझ में आ गया। तो घर पे एक दो बार लिखो ना, सोच के क्या हो रहा है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, अपने आप आने लगेगा। हमने इसमें क्या पहले आपको नॉर्मल प्लेन व्यू में दिखाया, रिएक्शन में कराना क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक्शन कराया, फिर आपने डिसाइड किया कि ये करना है कि नहीं करना है। एंटी एरोमेटिक बन रहा है, नहीं करना है, एरोमेटिक बन रहा है, रिएक्शन करा देना। तो एक और क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन विद मेजर प्रोडक्ट। कंप्लीट द गिवन रिएक्शन विद मेजर प्रोडक्ट। देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन की शक्ल देख के हम डर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मेनली एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं जाते, और वो केवल डराने के लिए ही पूछे जाते हैं कि आप डर जाओ और उसे ट्राई ही मत करो। 0 मार्क्स। पीछे आपको हाइड्रोजनेशन बताया था। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड होता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अब दो जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें 1 मोल H2 लगाओगे, ये बन जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल है, क्या करना होगा? 3 मोल H2 लगाओगे तो ये बनेगा। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? Na, ठीक है, तो आता है ना।
ये सब कुछ बताया गया है। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने मोल आपको H2 यूज करना होगा। अगर 3 H2 यूज करें इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ये क्वेश्चन है। प्लस 3H2 आपको देखिए बहुत सारे डबल बॉन्ड है, इनमें से 3 डबल बॉन्ड आपको हटाने, पजल टाइप का क्वेश्चन है, 3 डबल बॉन्ड हटाने। अब आपको यूज क्या करना है कॉन्सेप्ट, एरोमेटिक जो होता है अगर वो नॉन एरोमेटिक में गया तो लॉस है, बिल्कुल ज्यादा स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक नॉन में गया तो गेन है। अब जरा देखो ये रिंग क्या है, एरोमेटिक, ये क्या है, ये क्या है एरोमेटिक, ये क्या है, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये हम आपको समझाने के लिए निकले, जब लिखा नहीं मिलेगा। अब आगे सोचो कौन सा 3 डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है, कोई भी हो सकते हैं, एक ही रिंग के हो सकते हैं या अलग अलग रिंग के हो सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। इनमें से कोई 3 डबल बॉन्ड आपको रिड्यूस करने हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, लिख लिया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप पेंसिल से करोगे तो ज्यादा आसानी से बनेगा, पेन से करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल से करने से एक बेनिफिट है। मान लो हमने ये तीनों बॉन्ड रिड्यूस कर दिए, 1 2 3, ये अब एंटी से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक से क्या हो गया, नॉन। तो यहाँ पर अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो एक एरोमेटिक रिंग का लॉस है और एक एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का लॉस हुआ तो नुकसान हो गया, एंटी एरोमेटिक गया तो गेन हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल था, नॉन एरोमेटिक मिल गया तो बड़ी। तो एक लॉस है और एक गेन। अगर हमने इन तीनों डबल बॉन्ड को यहाँ पर रिड्यूस किए तो एक काम कर सकते हैं, इस बॉन्ड को रिड्यूस कर दें, इसको रिड्यूस कर दें और अलग अलग कर देते हैं। तो ये अब आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, ये भी नॉन हो गया, और तो मतलब समझ में आया। ये तीनों नॉन एरोमेटिक हो गए और ये 3 एरोमेटिक थे, ये भी तो नॉन एरोमेटिक हो गए। तो 3 का लॉस और 3 का गेन। अगर आप इस बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं तो ये सिचुएशन आती है। एक काम करते हैं, बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, इन तीनों को रिड्यूस करते हैं तो क्या, तीनों को रिड्यूस किया, ये एंटी एरोमेटिक किसमें हो गया, किसमें गया, और ये जो 3 एंटी वाले थे ये भी। अगर ऐसा आप करते हैं, एक एरोमेटिक का लॉस है और 3 एंटी एरोमेटिक का लॉस है, मीन्स एक एरोमेटिक नॉन में गया और 3 एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में गया। यहाँ पर 3 का बेनिफिट है, बेनिफिट 3 का है और लॉस केवल 1 का है, क्योंकि एरोमेटिक अगर नॉन हुआ तो स्टेबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट आएगा, लेकिन एंटी अगर लॉस हो रहा तो अच्छी बात, इसलिए मिडिल वाला रिंग रिड्यूस होगा। इसके मतलब समझ में आया, कोई बात नहीं, अब आप असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूरा करके आएंगे, प्लस कोशिश कॉपी के साथ क्लास को प्रॉपर डिवाइस